चलिए, नमस्कार मित्रों। मैं ओम सिंह भाटी। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अपन ने कल एक वीडियो बनाया था जीओसी के ऊपर, लेकिन उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे कमेंट मिले थे कि ये वीडियो बनाने से बेटर है कि आप पेपर जो हुए थे अपने इजी सिलेक्शन के टेस्ट सीरीज के जो पेपर हुए थे उनका वीडियो सॉल्यूशन करवा दीजिए। बिल्कुल आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो केमिस्ट्री का अपना फुल सिलेबस वाला टेस्ट एक हुआ था, मतलब फुल सिलेबस करना हो कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फर्स्ट था, वो मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करवाऊंगा। ओनली टिक लगाना ये अपना काम नहीं है। अपन क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को समझाएंगे कि इसका आंसर ये क्यों हुआ है और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पेपर हुआ था वो पूरा केमिस्ट्री का पेपर है। आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके अंदर, इस पेपर के अंदर कितने 150 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के हैं? केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अपना इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर जो टेस्ट सीरीज चली थी, ऑफलाइन भी चली थी और ऑनलाइन भी चली थी, और इसका 150 क्वेश्चन है। आज मैं कोशिश करूंगा कि एक 50 क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ करवाऊं, क्योंकि अभी इन्वर्टर नहीं लगा है तो लाइट की थोड़ी दिक्कत रहती है, लाइट बीच में चली जाती है तो वीडियो सेव नहीं हो पाता है। इसलिए आज मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक वीडियो और कोशिश करूंगा कि आज ही बना के डाल दूं, 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। सबसे चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन जो आपके इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, और ये टेस्ट आप मान के चलिए कि आपके पूरे सिलेबस, जो केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस का है, उसको आपको ये रिवाइज करेगा ये टेस्ट आपके, है ना। तो आप इसको एक बार देखना और पूरा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। चलो, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि निम्न अणुओं या आयनों C2-2, N2-, O2-2, 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 O2 में कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है और उसकी आबंध लंबाई क्या होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए ये जितने भी आयन दिए हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉन्ड ऑर्डर पता करने का मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूं, किस प्रकार से करना है। आप ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो किसी भी अणु का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। या नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ये आप याद रखना कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते जाइए, 15, 16, 17, 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप जैसे ही बढ़ाओगे और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाते जाइए, 13, 12, 11 और 10। आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई और घटाई। आप क्या करो, यहां जो 14 दिया है, 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 3 आता है। 0.5 की कमी करते इधर चलिए, या कम 0.5 की कमी करोगे तो 2.5, इधर भी 0.5 की कमी कीजिए तो यहां कितना हुआ? 2.5 की और कमी कीजिए 1.5, और यहाँ पे कितना आया? 0.5 की और कमी की तो कितना आया? 1 आया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि इधर भी 2.5 की कमी, 2.5 नहीं 0.5 की कमी कीजिए तो इधर भी आपके 2.5, 13 इलेक्ट्रॉन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5, और इधर कितना आएगा? 2, और 0.5 की कमी कीजिए तो कितना आ जाएगा? 1.1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर। कितना हो गया? 3, 2.5, 2, 1.5, ये 1.5, और यहाँ आपका कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं देखता हूं, आगे देखते हैं कि जैसे पहला आपका ऑप्शन ए दिया है, ए ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2 आया। ठीक है, उसके बाद देखो N2-2, N2-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है। N2 के अंदर कितनी होती है? नाइट्रोजन के अंदर 7, 7 और 7, 2 नाइट्रोजन के अंदर 14 हो गई, ऊपर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 16 हुए। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आया।
तीसरा आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है O2-2। ऑक्सीजन के अंदर कितनी होती है? ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 हो गए, 2 के अंदर कितने हो गए? 16, 16 और 2 ये हो गए 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद में आपका एग्जाम्पल दिया है, ऑप्शन डी दिया है C2-2। C2-2, C2-2 कार्बन कितना होता है इलेक्ट्रॉन? एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 आता है। तो ऑप्शन डी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? ऑप्शन डी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3 आया। तो यहां पर भी कितना आ गया? 3। अब देखो, इसने कहा है कि प्रतिचुंबकीय होना चाहिए और आबंध जो लंबाई है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। एक बात आपने सीखी होगी कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर का मान किसका ज्यादा है? यहां पर ऑप्शन नंबर डी C2-2 का ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया है आपको। ये याद करने का ये तरीका है, मतलब याद करने का ये तरीका है। और आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अंदर प्रतिचुंबकीय, यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? N2-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ये अनुचुंबकीय होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये भी क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, ये प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी हो जाएगी? C2-2 की हो जाएगी। और आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन कैसा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस द्विपरमाणविक आणविक स्पीसीज में केवल पाइया बंद होता है? ये क्वेश्चन आपका संस्कृत एजुकेशन के अंदर पूछा था और मैंने टेलीग्राम के ऊपर आए एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले शेयर किया, ताकि निम्नलिखित में से किस अणु में केवल क्या होता है? पाइया बंद होता है। केवल पाइया बंद किसके अंदर होता है? अगर आप MOT मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है उसको आप देखोगे तो जो C2 अणु होता है, कौन सा? आपका जो C2 अणु होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? केवल पाई बंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल पाई बॉन्ड होता है। किसके अंदर? C2 अणु की संरचना को अगर आप देखते हो तो उसके अंदर केवल क्या पाया जाता है? पाई बॉन्ड पाया जाता है। ये आप ध्यान रखना। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? अगर आप नाइट्रोजन की संरचना को देखते हो तो नाइट्रोजन के अंदर एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। किसके अंदर? नाइट्रोजन की संरचना के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर अपन Be2 की बात करें तो इसके अंदर केवल क्या पाया जाता है? सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। और ऑक्सीजन की अगर अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई स्टार बॉन्ड भी इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर। और इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2 के अंदर क्या पाया जाता है? केवल पाई बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि धात्विक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कैसा है? धात्विक गुण का घटता हुआ क्रम। धात्विक गुण ये कौन से ब्लॉक से पूछा है? ये आवर्त से पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अगर देखेंगे तो एक आवर्त में, कहां पे? एक आवर्त के अंदर, एक आवर्त के अंदर, ये एक आवर्त दिया हुआ है ना, आवर्त के अंदर अगर आप बाएं से दाएं जाते हो तो धात्विक गुणों के अंदर क्या मिलती है आपको? अगर आप एक आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाते हो तो धात्विक गुणों के अंदर क्या आती है? कमी आती है। धात्विक गुणों में क्या आती है? कमी आती है। तो आप देखोगे तो इसके अंदर जो आपको धात्विक गुणों का जो क्रम देखने को मिलेगा वो कैसे होगा? देखो, आप एक आवर्त को देख लो। एक आवर्त में कौन अलग तत्व हो जाएगा? इसमें आपका बेरिलियम अलग हो जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम,
उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, ये सिलिकॉन और ये फास्फोरस और बेरिलियम यहाँ आ जाता है। अब ये धात्विक गुणों का आप देखोगे, एक आवर्त में बाएं से दाएं आप जाते हो तो धात्विक गुणों में क्या आती, कमी आती है। तो सबसे अधिक धात्विक गुण किस में होंगे, सोडियम में हो जाएंगे। तो ये सोडियम सबसे अधिक दिया हुआ है। बाकी वाले आप अगर ऑप्शन देखते हो तो ये आपका ऑप्शन भी कट जाता है। सबसे ज्यादा धात्विक गुण किस में होगा, सोडियम के अंदर आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम के अंदर आ जाएगा, और मैग्नीशियम के बाद में अगर आप देखते हो तो बेरिलियम के अंदर आ जाएगा, फिर सिलिकॉन का, और सबसे कम धात्विक गुण होते हैं क्योंकि ये आवर्त में सबसे दाईं ओर स्थित होता है, इसमें धात्विक गुण कम हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 1 नंबर का हो जाएगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस धात्विक गुणों का क्रम ये हो जाएगा। क्योंकि एक आवर्त में जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। तो ये इन तत्वों को मैंने ऐसे सेट किया है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, बेरिलियम, जस्ट इसके ऊपर एक वर्ग का बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही वर्ग के तत्व होते हैं। तो इनमें धात्विक गुण सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर सिलिकॉन का, और उसके बाद फास्फोरस का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आपका जो होता है वो राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः गुण केवल परिमाण में, जो कि एक आवर्त में अन्य गुणों की तुलना में विपरीत गुणों को दर्शाता है। सामान्यतः गुण केवल परिमाण में, जो कि एक आवर्त में अन्य गुणों की तुलना में अलग दर्शाएगा, मतलब खुद को दर्शाता है अलग। कैसे, जैसे एक विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता होती है एक आवर्त में। अगर आप कहाँ जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, आप एक आवर्त के अंदर अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, एक आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आती है, आकार में कमी आती है। कमी क्यों आएगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या आएगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि, क्योंकि छोटे आकार में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगी। लेकिन परमाणविक त्रिज्या को देखिए, परमाणविक त्रिज्या एक आवर्त में बाएं से दाएं आप जाते हो तो परमाणविक त्रिज्या के मान में कमी आती है। क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार को क्या करेगा, वो आकार को संकुचित करेगा, आकार को छोटा करता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। तो यहां पर ये जो आंसर है ये आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही ये कह रहा था कि सामान्यतः गुण जो केवल परिमाण में, जो कि एक आवर्त में अन्य गुणों की तुलना में विपरीत गुणों को दर्शाता है। विपरीत कैसे दर्शाया, कि विद्युत ऋणात्मकता का मान में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्त में आप दाएं से बाएं जा रहे तो भी वृद्धि हो रही है, और आयनन एंथैल्पी के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहां पर आपका परमाणविक त्रिज्या के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपके आयनिक आकार या परमाणविक त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए आपके। और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए इसको क्या कह रहा है कि हैलोजन की आबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम क्या होता है। हैलोजन की बंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो यहां देखिए, ये फ्लोरीन के अगर आप देखते हो तो फ्लोरीन का आकार क्या होता है, अपने ही आवर्त में सबसे, ये एक वर्ग का है ना, एक वर्ग के अंदर ये सबसे छोटा आकार होता है। अब छोटे आकार के कारण क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के अंदर छोटे आकार के कारण क्या हो जाता है, फ्लोरीन में छोटे आकार के कारण क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे अधिक बंध वियोजन एंथैल्पी अगर अपन बात करते हैं, सबसे अधिक बंध वियोजन एंथैल्पी क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ये वाला बिल्कुल सही कथन बैठता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हैलोजन से संबंधित बंध वियोजन एंथैल्पी का क्रम पूछा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये किसी को समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आता है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 4D, 5P, 5F और 6P कक्षक की घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, सही विकल्प कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप N+L के रूल से भी कर सकते हो, N+L के नियम से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो, जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा, N+L का मान क्या कहता है, N+L के नियम के अनुसार यदि दो कक्षकों के लिए N+N का मान समान हो जाता है तो फिर जिसके लिए N का मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। तो वो ये आप उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, जिसके N का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। N+L के नियम से आप कर सकते हो। देखो जैसे सबसे पहले दिया हुआ 4D के लिए आप N+L का मान निकालो। 4D के लिए आपको N+L का मान आना चाहिए। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। N+L का मान निकालोगे तो 4D के लिए N+L का मान कितना आता है, N का मान कितना आ गया 4 और L का मान कितना आता है, अब 4 है, N बराबर 4 के लिए L के मान 0, 1, 2 और 3, ये S कक्षक हो जाएगा, ये P, ये D और ये F। ठीक है, यहां पर L का मान कितना हो जाएगा, N बराबर 4 के लिए L का मान कितना होता है, SP, दिख ही नहीं रहा है क्या है, लाइट पड़ रही है, देखिए इसको, N बराबर 4 के लिए L के मान कौन से होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये S, P, ये D और ये F। यहाँ पर D दिया है तो D का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 4D के लिए N+N का मान कितना हो गया, 6 हो गया। 5P का निकालो, ये 5P के लिए N का मान कितना होगा, 5, N+L का मान। अब देखो P के लिए कौन सा कक्षक आ रहा है, P का मैंने यहाँ लिखा 1 आया, तो 5 + 1, 5 + 1 का कितना हुआ, 6 हो गया। तो इसके लिए भी कितना आया, 6 आया। ठीक है, 5F निकालो, 5F के लिए निकालो। 5F के लिए N का मान कितना, 5 और F कक्षक है तो F के लिए कितना, 3, 5 + 3 बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस F के लिए कितना आया, 8 आया। और उसके बाद आपका बचा है 6P के लिए कितना आया, N का मान 6 आया और L का मान कितना आया, P के लिए 1 आता है, +1 आया, कितना आया, 7 आया, 7 आ गया। अब आप देखोगे दो समान आए, मतलब दो कक्षकों के लिए L+L का मान समान आता है तो उसके लिए उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए N+L का मान क्या होगा, कम होगा। तो कम किसके लिए, N का मान जिसके लिए कम होगा, N का मान किसके लिए कम है, 4, D की ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी, ये D की ऊर्जा सबसे कम, ये नहीं होगा, यहाँ D की है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा होगा, जिसके लिए N+L का मान अधिक है, जिसके लिए L+L का मान क्या है, अधिक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कम है, तो उसके ऊर्जा का क्रम भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। वो देखिए आप यहाँ पर 5F के लिए ऊर्जा का मान कितना है, N+L का मान 8 है, तो सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वो इसकी होगी। उसके बाद 6P की कितनी है, 6P आप देखिए 6P कहाँ गया, 6P 7 हो जाएगी। और उसके बाद 5P कितनी हो जाती है, 5P की कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, क्योंकि इसके लिए N का मान 5 है और 4D के लिए कितना है, 4 है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो एक NCERT के अंदर एक पूरा डायग्राम बना हुआ है, 1S से लेकर लास्ट तक ऊर्जा का क्रम दिया, उसको याद रख के भी कर सकते हो। मैंने N+L के रूल से इसको आपको समझा दिया है। और इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, 1 नंबर है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए हाइड्रोजन हैलाइडों को प्रोपीन के साथ उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोपीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवाई जाती है तो उनके घटते हुए क्रम को दर्शाना है कि उनका घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे जो घटता हुआ क्रम हो जाएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वो प्रोपीन के साथ अभिक्रिया ये घटता हुआ क्रम दर्शाया हुआ है, HI, HBr और HCl। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइडों की प्रोपीन के साथ क्रिया, हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। 7 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन को इधर से देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, 7वां 8वां। क्योंकि यहां से कुछ चीजें जो पहले मैंने लिखी है उसको हटाना पड़ेगा। इसको एक तो हटा दो, यहाँ ये चीजें लिखी है इसको हटा दो, यहाँ की ये काम की नहीं है, इसको भी अपन हटा देते हैं। इधर जो चीज़ लिखी है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और ये भी हट जाती है, ठीक रहेगा। हट क्यों नहीं रही भाई तू? छोड़ो इसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर कैसे कह रहा है, निम्न को उनके क्वथनांक के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वथनांकों का घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए कि अगर कार्बन की संख्या बढ़ रही है, दो चीजें होती है, अगर कार्बन की संख्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? कार्बन की संख्या बढ़ रही है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी, अगर श्रृंखला का मान बढ़ रहा है, मतलब साकित से असाकित से साकित की ओर जा रहा है, तो भी क्या होता है, क्वथनांक के मान में क्या आती है, क्वथनांक घटता है। मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा, घटता है। इसमें आप देखिए मान सीधे याद भी रख सकते हो और इसकी वैल्यू सीधी मान रख के भी निकाल कर सकते हो कि इसका क्वथनांक कितना होता है। नॉर्मल ब्यूटेन का जो क्वथनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। नॉर्मल ब्यूटेन का क्वथनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। और आप देखोगे कि 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन का क्वथनांक होता है 301 केल्विन होता है, इसका 301 केल्विन होता है। और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन का मतलब नियोपेंटेन हो गया, और नियोपेंटेन का जो आपका क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 282.12 केल्विन होता है, 282.12 केल्विन होता है। और नॉर्मल पेंटेन का जो आपका क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 309 केल्विन होता है। ये आप सीधा इसका मान याद रख सकते हो। अब सबसे ज्यादा किसका, घटते हुए क्रम में पूछा है, ज्यादा से कम की ओर पूछा है, ज्यादा से कम की ओर आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा किसका है, 309 केल्विन। 309 केल्विन किसमें है, तीसरे में है। तो तीसरा कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ये बड़ा तीसरा पहले आएगा, तो ये तीसरा। उसके बाद में 200, ये 301, 300 मतलब 309, उसके बाद 301, उसके बाद 282, उसके बाद 282, और उसके बाद 273, उसके बाद कितना हो गया, 273 हो गया। ये सीधे मान आप याद रख के भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी नंबर हो जाएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1 फेनिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए आप, देखना। 1 फेनिल ब्यूट 1 ईन के ओजोनीकरण द्वारा प्राप्त उत्पाद का सही क्रम क्या है। देखो 1 फेनिल 1 ब्यूट ईन मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन हो जाएंगे। ये CH3, ये CH2, ये CH, डबल बॉन्ड CH, और यह हो जाएगा C6H5, 2 3 4। ये है 1 फेनिल ब्यूट 1 ईन हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यूट 1 ईन, 1 फेनिल 1 ब्यूट ईन हो जाएगा। अब इसका आपको ओजोनी अपघटन करना है। ओजोनी अपघटन करने के लिए जहां पर भी आपको ऑक्सीजन कहां पे जोड़नी, ओजोनी अपघटन के अंदर क्या होता है, एल्कीन के ऊपर ओजोन का योग करवाया जाता है। और एल्कीन के ऊपर जो ओजोन का जो योग होता है वो कैसे होता है, योग होगा, एल्कीन के ऊपर जो आपका ओजोन का योग करवाया जाता है, कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से जहां मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। ओजोन के ऊपर, एल्कीन के ऊपर ओजोन का योग करवाने के लिए सबसे पहले क्या कर दिया, आप जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दीजिए, और यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ना है। 2 ऑक्सीजन नीचे जुड़ेगी, 1 ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जुड़ेगी। यहां से बंद को तोड़ दो, यहां से बंद को तोड़ दो, सबसे बढ़िया तरीका है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहां से क्या बना है, जो इधर बचा है वो उत्पाद बन जाएगा, जो इधर बचा है वो उत्पाद बन जाएगा। यहां बनेगा C6
H5CHO, C6H5CHO क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और इधर आपका क्या बनेगा, इधर आपका बनता है CH3CH2CHO, CH3CH2CHO क्या बनेगा, प्रोपेनएल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेनएल्डिहाइड। तो अगर किसका ओजोनी अपघटन करवाया जाता है, 1 फेनिल ब्यूट 1 ईन के ओजोनी अपघटन करवाया जाता है, तो एक तो बनेगा प्रोपेनॉल और एक बनेगा बेंजल्डिहाइड। राइट आंसर जो आपका हो जाता है वो क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जब इस तरह से समझाया जाता है ना, केवल टिक लगाना और स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को गुमराह करना, वो टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन नहीं होता। अगली बार देखना आप, जो अपने जनरल एजुकेशन 2026 वाली जुलाई में होगी, उसके लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज लाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन, बाइलिंगुअल पेपर बनाएंगे और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आयोजित करवाएंगे। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, एक एक ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में आप देखिए अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियात्मक समूह में कौन सा मेटा निर्देशी होता है। दो चीजें आती है, एक आता है मेटा निर्देशी और दूसरा जो आपका आता है ऑर्थो और पैरा निर्देशी, है ना। एक मेटा निर्देशी आता है और दूसरा कौन सा आता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी आता है। अगर आप इसमें देखते हो कि जो कौन सा है वो केवल क्या है, मेटा निर्देशी होता है, तो केवल मेरे हिसाब से ये NO2 मेटा निर्देशी का मतलब वो वहां से इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, NO2 NH2 COOH COOR, ये वाला आपके क्या हो जाता है, ये नहीं, NO2 CH2 SO3H COR, ये इसमें मेटा नहीं है ना, ये ऑर्थो और पैरा है, ये ऑर्थो और पैरा है। NO2 CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, SO3H ये भी है और COR ऑप्शन नंबर 2 होता है, वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये क्या होता है, मेटा निर्देशी होते हैं। अब इसके अलावा पैरा निर्देशी कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा अगर अपन देखें कि पैरा निर्देशी कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको चीजें मैंने नोट्स के अंदर भी बता रखी है, उसको आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑर्थो और पैरा निर्देशी कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, और मेटा निर्देशी कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। और यही क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। जैसे इसके अंदर NO2 है, NH2 है और COOH, NH2 नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NO2, एक मिनट रुकना, NO2 CHO SO3H, NH2 तो आपके मेरे हिसाब से NH2 आपका ऑर्थो और पैरा होना चाहिए, ठीक है, एक तो नहीं होगा, हाँ बी होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाता है, वो इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, बहुत बढ़िया है, NCERT 11th की बुक से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। और क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद A की पहचान करनी है। इस उत्पाद A की पहचान कर ली है कि इसका आंसर क्या होगा। यह अभिक्रिया बेंजीन निर्माण की अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से बेंजीन बनेगा। अभिक्रिया कैसे होती है, देखो यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो आप देखना, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि एक अच्छे तरीके से आपको दिख जाए बोर्ड पे, ठीक है। यहां पर देखो ये एक Na, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम से करवाई जाती है, क्या बनता है, वो नॉन एरोमेटिक के अंदर नहीं, आपके एल्किल हैलाइडों के अंदर जो एल्केन एल्किन की अभिक्रिया होती है वो अलग होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, सोडा लाइम से करवाई जाती है। तब एक Na और दूसरा Na, तो यहां से क्या बनेगा, Na2, ये CO2 और एक ऑक्सीजन ये पड़ा, तो ये Na2CO3 निकल जाएगा। पीछे यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एक H बता है और वो H जाके कहाँ जुड़ेगा, इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन वाला है उसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C6H6। ये बेंजीन निर्माण की अभिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ए हो जाएगा। बेंजीन के निर्माण की अभिक्रिया है ये, ए हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आपको दिख जाए, अच्छे से क्वेश्चन आपको दिख जाए। आवाज तो आ रही होगी बिल्कुल सही तरीके से। गर्म जिंक चूर्ण पर फिनॉल की क्रिया करवाने पर किसमें अपचयित हो जाता है? तो यहां से भी आपकी क्या बनती है? बेंजीन बनती है गर्म फिनॉल के ऊपर। ये फिनॉल का सूत्र क्या होता है? ये OH होता है फिनॉल का सूत्र। इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की क्रिया करवानी है। किसकी करवानी है? जिंक की क्रिया करवानी है ना, जिंक ऑक्साइड की नहीं, जिंक की क्रिया करवाई जाती है। ये जिंक जड़न की क्रिया करवाई, जिंक वाष्प की क्रिया करवाई जाती है। जब भी इसको गर्म किया जाता है तो यहां से ये जड़न और ये O, ये क्या बन जाएगा? जिंक का ऑक्साइड निकल जाता है। जो ऊपर हाइड्रोजन पड़ी है वो इस बेंजीन वलय से जाकर जुड़ जाती है और किसका निर्माण होता है? आपके बेंजीन का निर्माण होता है। तो आपकी ये भी अभिक्रिया कौन सी है? बेंजीन के निर्माण की अभिक्रिया होती है, बेंजीन के निर्माण की अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए की पहचान कीजिए। उत्पाद ए की पहचान करनी है जब भी CH2 डबल बॉन्ड CH इसके ऊपर क्रिया किसकी करवाई जाती है? सोडियम एमाइड की क्रिया NH2 की क्रिया करवाई जाती है। तो यहां से क्या बन जाएगा? NaBr निकल जाएगा। क्या निकलेगा? NaBr निकल जाएगा। NaBr निकल गया तो यहां पे क्या बची? एक हाइड्रोजन बची। NaBr निकल गया, NH2 और यहां की एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा? NH3 भी निकल गया। मतलब ये Br और ये NaBr निकल गया। यहां की एक हाइड्रोजन और यहां पर ये NH2, ये NH3 निकल गया। पीछे यहां क्या बचा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बचा? एथाइन बचा। इस एथाइन को क्या करेंगे आप? रक्त तप्त नली के ऊपर इसका क्या करवाते हो? एरोमेटिकरण करवाते हैं। ये एरोमेटिकरण अभिक्रिया होती है जब एल्काइन को रक्त तप्त नली के ऊपर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? आपके बेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन निर्माण की जो ये अभिक्रिया होती है, अब देखो मैंने पूरे पेपर के अंदर बेंजीन निर्माण की 3 अभिक्रिया करवा दी है। आपका बेंजीन निर्माण कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर ये जो उत्पाद ए बना है, ये उत्पाद ए क्या बना है? एथाइन बना है। एथाइन की क्रिया क्या करवाएंगे? रक्त तप्त नली के अंदर इसको गर्म किया जाता है। एरोमेटिकरण द्वारा किसका निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। तो यहां पर ए पूछा है कि ये ए क्या होता है, तो यहां पर ए आपका क्या हो जाता है? ये एथाइन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए नंबर का आपका क्वेश्चन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हो गए आपके, क्वेश्चन 13 हो गए हैं। अगली स्लाइड के ऊपर चेंज करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए इसको। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीनो के ओजोनीकरण में प्रयुक्त होने वाला मध्यवर्ती क्या बनता है? जब भी एल्कीनो का ओजोनीकरण करवाया जाता है, ओजोनी अपघटन करवाया जाता है तो एक मध्यवर्ती बनेगा। क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बनता है। उस मध्यवर्ती का नाम क्या है? ओजोनोइड होता है। क्या होता है? ओजोनोइड होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक करवाया था, अब देखते हैं पीछे मध्यवर्ती बनता है वो कहां पे करवाया था, पीछे रह गया होगा, मैं वापस एक बार करवा देता हूं। इधर देख लेते, इधर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ओजोन अपघटन आप जैसे भी करवाओगे, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2, इसके साथ आप ओजोन की क्रिया करवाते हो। अगर आप ओजोन की क्रिया करवाते हो तो आपका क्या बनेगा? ये 3 ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाके क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये C, इधर क्या है? 2 हाइड्रोजन है। इधर क्या है? एक CH2 CH3 है और इधर एक हाइड्रोजन है। यहां ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगी, ये ऐसे जुड़ जाएगी। ये जो आपका बना है, ये पूरा बना है, ये इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है? एक मध्यवर्ती बना है और इस मध्यवर्ती का नाम क्या है? ओजोनोइड है। क्या है? इस मध्यवर्ती का नाम आपके क्या हो जाएगा? ओजोनोइड हो जाता है। तो मध्यवर्ती जो बनता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या होता है? ओजोनोइड होता है। क्या होता है? आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए कि जब
जब भी एल्कीनों का ओजोनीकरण किया जाता है, ओजोनी अपघटन किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? एक मध्यवर्ती बनता है, ओजोनोइड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या होता है? ओजोनोइड होता है। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी ओजोनीकरण। देखो मैंने इस टेस्ट के अंदर एक एक टॉपिक को क्लियर किया। आज अगर ओजोनीकरण के क्वेश्चन बन रहे थे ढंग के तो मैंने वो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन डाल दिए, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा था। ये कह रहा है कि ओजोनीकरण में कौन सा यौगिक 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनेल देता है? 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनेल देता है। तो वो देखिए 5 कीटो 2 हेक्सेनेल बनेगा कैसे? पहले तो वो देखिए, ये बनेगा CH3, 5वें नंबर पे कार्बन पे क्या है? कीटो समूह, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH2, ये CH2 और कौन सा? 2 हेक्सेनल, 2 मेथिल हेक्सेनल। मेथिल कहां पे आएगा? दूसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा? आपके मेथिल आ जाएगा। तो इसको एक दूसरे कार्बन पर मेथिल कर दीजिए। क्या हो गया? ऐसे कैसे जा रहा है? CH, टोटल कार्बन कितने? 6 है ना, और ये CH 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये CHO, और ये दूसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा? मेथिल आ जाएगा। अब बनना क्या चाहिए? ये कौन सा ओजोनीकरण में कौन सा यौगिक? अभी इसका ओजोनी अपघटन करवाना है या इसी में से किसी एक का ओजोनी अपघटन आप करवाओगे और ये वाली संरचना बनेगी। चक्रीय संरचना बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, वो बना सकते हो। अब आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आपको करना क्या है, जहां पर भी एल्कीन के अंदर संरचना के अंदर डबल बॉन्ड दिखेगा वहां पे आपको क्या करनी है? ओजोन जोड़नी है उसके ऊपर। देखिए आपकी जो स्ट्रक्चर थी उसको मैं बना के एक बार देखता हूं। ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनी, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां एक CH3 है और यहां भी क्या है? एक CH3 है। इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे? ओजोन से करवाओगे। ये ओजोन कहां जुड़ेगी? जहां पर डबल बॉन्ड पड़ा है वहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगी और वो बनेगा। तो ये कैसे बनेगी? आप देखिए इसको, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, यहां क्या जुड़ा है? ये एक वाला ये CH3 जुड़ा है। इधर भी एक क्या जुड़ा हुआ है? इधर ऐसे करके एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ है? ऐसे है। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एक CHO समूह जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है? डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो यही तो बना है ना CHO। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड था, उसका ऑक्सीकरण हुआ, ऐसे बना था और ऐसे बना था। ये क्या बना? 5 कीटो हेक्सेनल, यही तो बनता है। और क्या बनता है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये जो आपका है ये तो बनेगा यहां से 5 कीटो हेक्सेनल। कैसे बनता है? तो ये 5 कीटो हेक्सेनल ही है। ये 5 कीटो मतलब इसका नाम क्या बना? 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनल। और ये 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनल कौन सा है? ये वाला बन जाता है, आपका उत्पाद बन जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे देखो, आगे आप देखते हो, ये भी एक GOC का क्वेश्चन है। मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण को पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का आपको पृथक्करण करना है तो किस विधि द्वारा किया जाता है? वो जो विधि आती है वो भाप आसवन विधि आती है। भाप आसवन विधि के द्वारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को क्या कर दिया जाता है? अलग किया जाता है। ये भाप आसवन विधि, ये एनिलीन और जल का जो मिश्रण होता है, ये और कहां पे काम में ली जाती है? एनिलीन प्लस जल का मिश्रण है। इससे अगर आपको किसको अलग करना है? अगर आपको एनिलीन को अलग करना है, किसको अलग करना है? एनिलीन को अलग करना है, तो कौन सी विधि आपके काम में ली जाती है? फिर से आपकी भाप आसवन विधि काम में ली जाती है ना। एनिलीन के पृथक्करण, एनिलीन और जल के पृथक्करण के लिए कौन सी विधि? भाप और आसवन विधि काम में ली जाती है। और कहां पे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के पृथक्करण के लिए भी कौन सी विधि काम में ली जाती है? भाप आसवन विधि काम में ली जाती है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। सारे पेपर के सभी क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्योंकि पेपर बनता है कहाँ से? पेपर बनता है इजी सिलेक्शन, जो मेहनत करने वाले बंदे होते हैं वो वहां से एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना। देखो कल आपने यहां से पढ़ा था, एक क्वेश्चन बना था कि बंद के समक्ष विदलन द्वारा उत्पन्न अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती को कहा जाता है। मैंने कल बताया था कि जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बनता है, समास बंध विदलन होता है, समास विदलन होता है, समक्ष बंध विदलन होता है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आपके मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? डी हो जाता है कि समाक्ष बंध विदलन। समाक्ष बंध विदलन का मतलब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा आपके किसका निर्माण होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन, इन दोनों का निर्माण कैसे होगा? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। ये मैंने कल बता चुका हूं। कल वाला वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसमें आपने कहा था कि आप हमें पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए, इसलिए मैंने पेपर का सॉल्यूशन करवाया है। और बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके चलेंगे। लाइट नहीं जाती है तो ये आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं अथवा जो अपने क्वथनांक से उनके कम ताप पर भी क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं अथवा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो इनके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? निम्न दाब पर आसवन। निम्न दाब पर जो आसवन विधि होती है वो किसके लिए? जिनके क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं, और जो अपने क्वथनांक से कम या उससे भी कम क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, उनके लिए यह विधि काम में ले जाती है। जैसे पेट्रोलियम से, उन पेट्रोलियम के प्रभाजों से या पेट्रोलियम खनन के अंदर, खनिज के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर उनके प्रभाजों को अलग करने के लिए भी कौन सी विधि काम में ली जाती है? उनके अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। और ठीक है, और ये जो निम्न आसवन विधि होती है, अब पेट्रोलियम वाले तो ये होती है, पेट्रोलियम से उसके विभिन्न जो अवयव होते हैं, जो प्रभाज होते हैं, उनको पृथक करने की भी होती है प्रभाजी आसवन विधि। और ये स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को अलग करने की विधि होती है। स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को अलग करने की विधि होती है, वो कौन सी होती है? निम्न दाब पर आसवन विधि होती है। और जो निम्न दाब पर आसवन विधि होती है वो किसके लिए? स्पेंट लाई से साबुन को अलग या ग्लिसरॉल को अलग करने की विधि होती है, वो ये होती है। ठीक है, ये आपको समझा दिया। प्रभाजी आसवन विधि पेट्रोलियम से विभिन्न प्रभाजों को अलग करने की विधि होती है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। 19, 20, 21, 22 आगे करते हैं, देखते हैं। देखो जो सीधा क्वेश्चन है तो उसको तो फिर सीधा ही बताना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन काम की चीज़ है, समझाने लायक चीज़ें होती है, उनको अपन समझाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। जब वीडियो सॉल्यूशन ही कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयुपेशी नामकरण पूछा है। आयुपेशी नामकरण आपको आता ही है। दिए गए यौगिक के लिए आयुपेशी नामकरण क्या होगा? देखो यहाँ 1, 2, तीसरे चौथे कार्बन पर, यहाँ दूसरे कार्बन पर है तो ये आ जाएगा 2 मैथिल। 2 मैथिल है और यहाँ पे क्या है? एथिल है, तो 6 एथिल आ जाएगा। 6 एथिल और 2 मैथिल, 6 एथिल 2 मैथिल। कार्बन कितने हैं? कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को कहते हैं नोनेन। 9 को क्या कहते हैं? नोनेन कहते हैं। 6 एथिल 2 मैथिल नोनेन। 6 एथिल 2 मैथिल नोनेन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ए है, वो राइट हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। पूछा है कार्बोनेट CO3-2 हीरा और ग्रेफाइट। हीरे के अंदर होता है, वो आप ध्यान रखना कि sp3 संकरण होता है, ग्रेफाइट के अंदर sp2 संकरण होता है, और फुलरिन के अंदर भी sp2 संकरण होता है। तो हीरे के अंदर sp2 और इधर sp3, मतलब लास्ट में sp2 आना चाहिए। sp3 आया है तो गड़बड़ है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर sp2 होता है, ये भी sp2 होता है, ये sp3 होता है। यहाँ पर sp3 sp2 और यहाँ पर sp3 sp2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो CO3-2 होता है उसके अंदर कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। तो sp2 CO3-2 के अंदर होता है। sp2 sp3 sp2 sp2 sp3 sp2। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका बिल्कुल इस यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद देखो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ क्रिया करवाने पर, डाइबोरेन के साथ किसकी क्रिया करवानी है? अमोनिया की क्रिया करवानी है। NH3 की क्रिया किससे करवानी? डाइबोरेन के साथ करवाने पर B2H6NH3 बनता है, जो कि अधिक गर्म करने पर क्या देगा? बोरेजिन देता है। ये आपकी NCERT में नहीं दे रखा है, लेकिन ये ग्रेजुएशन की किताब से मैंने क्वेश्चन बनाया है। क्या देगा? बोरेजिन बनेगा। मेरे हिसाब से ये NCERT की जो 12th वाली बुक है उसके अंदर ये होना चाहिए। वर्ग संख्या 15 में क्या बनता है? बोरेजिन बनेगा B3N3H6, B3N3H6 बनता है। और अपन को यहां इसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि जब भी इसको अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है तब बोरेजिन बनता है, और बोरेजिन को क्या कहा जाता है? अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। B3N3H6 जिसको कहते हैं, B3N3H6 भी कहते हैं, और इसका नाम क्या होता है? बोरेजिन होता है। ठीक है, अभी क्रिया आपको देखना है। अब क्रिया किससे करवाऊं? डाइबोरेन, डाइबोरेन के आपको याद रखनी है B2H6। अब इसके साथ अमोनिया की क्रिया करवा दो, क्या बनेगा? ये बनेगा। और इसको जब आप गर्म करोगे B2H6 और डॉट 2NH3, ये इसको आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? B3N3 और H6, B3N3H6 ये क्या बनता है? बोरेजिन बनता है। बोरेजिन को क्या कहते हैं अपन? अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और आपकी ये गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आगे भी बहुत बढ़िया अभिक्रिया है। P ब्लॉक से मैंने NCERT से इस लाइन को उठाया है, इसको मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये आपका क्या है? बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स, Na2B4O7 जिसको क्या कहा जाता है? बोरेक्स कहते हैं। और बोरेक्स का जल अपघटन किया जाता है। एक तो सोडियम बनेगा और उसके साथ में क्या बनेगा? ये जो A बनता है वो बनता है H3BO3। H3BO3 क्या होता है? H3BO3 क्या होता है आपके? H3BO3 जो आपके होता है वो क्या होता है? ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है। ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है H3BO3, ये बनता है। किसके साथ क्रिया करवाई जाती है? बोरेक्स की क्रिया करवानी है। किसकी क्रिया करवानी है? ये बोरेक्स होता है Na2B4O7। बोरेक्स का जल अपघटन किया जाता है तब क्या बनता है? ऑर्थोबोरिक अम्ल बनता है। ऑर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3BO3, H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तो फिर उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखना पड़ेगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से वर्ग 13 के जो बोरॉन परिवार होता है, तत्वों के परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? आप देखो कि ये वर्ग है, तो एक वर्ग में क्या होता है? वर्ग में आप कहाँ जाओगे? ऊपर से कहाँ जाओगे? नीचे की तरफ जाते हो तो परमाणविक त्रिज्या के में क्या होती है? परमाणविक त्रिज्या में क्या होती है? स्वाभाविक रूप से वृद्धि होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से बोरॉन, उसके बाद में एल्यूमिनियम, और उसके बाद में गैलियम, उसके बाद में इंडियम, और उसके बाद में कौन सा आता है? थैलियम। हालांकि क्रम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन बोरॉन परिवार के अंदर यहां पर एक अपवाद पाया जाता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में आकार किसका ज्यादा हो जाता है? गैलियम का क्या हो जाता है? कम हो जाता है बोरॉन की, एल्यूमिनियम की तुलना में। होना किसका चाहिए? एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए, लेकिन कम किसका हो जाता है? गैलियम का हो जाता है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बोरॉन, उसके बाद में गैलियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, और उसके बाद में इंडियम, और उसके बाद में कौन सा हो जाता है? थैलियम हो जाता है। तो ये क्रम हो जाता है वर्ग संख्या 13। जो बोरॉन परिवार होता है उसमें परमाणविक त्रिज्याओं का क्रम कौन सा हो जाता है? राइट आंसर जो आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते 24 नंबर का क्वेश्चन। शायद 1 घंटे से ज्यादा क्लास होने वाली है। कोई नहीं, 24 क्वेश्चन 1 घंटे में समझे है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पूरा सा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझाया है ना, कुछ छोड़ा नहीं है। उसको छोड़ा नहीं है, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो एग्जाम में आएगा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है ना। अब ये नहीं जा रहा है, उसका मतलब इसको ऐसे साफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि डाइबोरेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है?
H6, B2H6 की संरचना भी बना सकते हो आप। ये बी, यहाँ पर एक जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, B2H6, ठीक है, B2H6 बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये कहला है कि डाइबोरन के संबंध में पहला है सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं। सिरे वाले 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और ये दोनों बोरॉन परमाणु क्या होते हैं, एक ही तल के अंदर होते हैं। ये बिल्कुल राइट है। दोनों बोरॉन परमाणु sp2 संकरित होते हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों बोरॉन परमाणु का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। तो कथन नंबर 2 बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अगला देखिए, इसमें दो क्या होता है, द्विकेंद्रीय 2c और द्वि इलेक्ट्रॉन 2e आबंध होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और सिरे वाले 4 आबंध द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉनीय होते हैं, द्विकेंद्रीय और द्वि इलेक्ट्रॉनीय होते हैं, ये भी सही होता है। 3 सेंटर्ड होता है ना, 3 सेंटर्ड होता है। तो इसमें गलत, ये देखो सीधा गलत मिल रहा है, ये sp2 संकरण नहीं होता है। संकरण कौन सा होता है यहाँ पर, sp3 संकरण होता है ना, sp2 नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, डाइबोरेन का। पेज नंबर 3 हो गए, 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अब 25 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कह रहा है कि CaH2, BeH2 और BaH2 में आयनिक प्रकृति का सही क्रम क्या होता है। देखो आयनिक प्रकृति होती है, इसमें जो आयन दिए हुए हैं बैरियम, एक Ca+2 आयन है और एक Be+2 आयन है और एक Ba+2 आयन होता है। ये जो बैरियम होता है इसका आकार क्या होता है, बेरिलियम Be आयन जो होता है उसका आकार क्या होता है, उसका आकार आपके क्या हो जाता है, छोटा आकार होता है। और छोटे आकार के कारण क्या होता है, छोटे आकार के कारण आपका क्या पाया जाता है, आकार क्या होता है, धनायन का आकार छोटा है। धनायन आयन के ऊपर अगर आवेश अधिक मात्रा में है तो फिर उसका क्या हो जाता है, ध्रुवण क्षमता अधिक हो जाती है। और जिसके अंदर ध्रुवण क्षमता का मान अधिक होता है तो फिर उसके अंदर सहसंयोजक गुण भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है Be, बैरियम के अंदर आवेश ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। और ध्रुवण क्षमता अधिक होने के कारण इसके अंदर जो आयनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। फिर कैल्शियम और बैरियम के अंदर कुछ मात्रा में सहसंयोजक गुण भी पाए जाते हैं बैरियम के हाइड्राइड के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। इसको आप देख लेना। आगे देखो, एक पदार्थ जो ईंट जैसा लाल रंग, ये ध्यान रखना, ईंट जैसा लाल रंग कौन देता है, कैल्शियम देता है, तथा ताप अपघटित कर ऑक्सीजन और बुरी गैस देता है, वो क्या कहलाता है, वो आपके होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है। कैल्शियम नाइट्रेट ही होगा, क्योंकि कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग कौन देता है, कैल्शियम देता है। और कैल्शियम नाइट्रेट उसको क्या करेंगे आप, कैल्शियम नाइट्रेट को क्या करते हो, अगर गर्म करते हो तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। उसके साथ में एक भूरे रंग की जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है, NO2 गैस होती है। वो NO2 ये कहा ना, ऑक्सीजन और भूरे रंग की गैस NO2 + O2, और उसके साथ में क्या बनता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और ये होता है स्ट्रोंशियम का लाल रक्त जैसा होता है, ये लाल रक्त जैसा होता है। और बैरियम अगर दिया है तो सेव जैसा हरे रंग की ज्वाला देता है, सेव जैसे हरे रंग की ज्वाला कौन देता है, बैरियम देता है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। अगला है, इसका राइट आंसर क्या था, कैल्शियम वाला बी ऑप्शन था, ठीक है। ये कह रहा है कि जब सोडियम को द्रवित अमोनिया में घोला जाता है तो एक गहरे नीले रंग का विलेन होता है। ये विलेन का रंग किस कारण होता है, ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एस ब्लॉक जो आपका एनसीईआरटी के अंदर एस ब्लॉक का जो पार्ट दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, उसमें क्या होता है कि सभी सार धातुएं जो होती है वो क्या करेंगे, अमोनिया के विलेन से क्रिया करके एक अतिचालक मतलब एक किस रंग का, नीले रंग का एक विलेन बनाती है। उस नीले रंग का विलेन के कारण क्या होता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण एक नीले रंग का विलेन प्राप्त होता है। और कैसा होगा, चालकता युक्त होगा, मतलब उसके अंदर अति चालक होगा। वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। किसके कारण होता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी मैंने वहां से बनाया है। आगे देखो,
आगे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कि धातु कार्बोनेटों को गर्म करने पर अपघटित होकर धातु ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कार्बोनेट तापीय स्थायी होता है? कौन सा धातु कार्बोनेट तापीय स्थायी होता है? इसको आप फायांस के नियम के अनुसार बता सकते हो। तो इसके अनुसार, फायांस के नियमानुसार, ये जो होता है बेरियम कार्बोनेट, बेरियम का जो कार्बोनेट होता है वो सबसे अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। इसका अपघटन संभव नहीं है, इसका अपघटन संभव नहीं है, अपघटन संभव नहीं है, अपघटन नहीं होता है, इसका अपघटन नहीं होता है। इसलिए ये सबसे क्या अधिक हो जाता है? स्थायी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका बेरियम का ऑक्साइड हो जाएगा, ये सबसे अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्थायित्व अधिक होता है। यह स्थायित्व क्या होता है? क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वर्ग में अगर नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है? देखो ये चीजें और भी अच्छी लगती है। क्या बोल रहा है? क्षारीय धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और इसमें क्या होता है? पूछ क्या रहा है? क्षारीय धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का स्थायित्व अधिक होता है। यह स्थायित्व एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, घटता नहीं है। वर्ग से नीचे जाएंगे घटेगा नहीं, क्योंकि बेरियम का सबसे ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। बिल्कुल, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का स्थायित्व अधिक होता है। बिल्कुल सही है। और ये स्थायित्व क्या होता है? एक ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धन विद्युतीय लक्षण बढ़ते हैं, और जब धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेंगे तो कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं, उनका स्थायित्व भी क्या होता है? बढ़ता है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाता है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु लवण की जलीय माध्यम में उच्चतम चालकता होगी? दो चीजें होती है, एक होती है जल योजन एंथैल्पी। जल योजन एंथैल्पी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जल योजन एंथैल्पी का मान क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से कहां जाते हैं? अगर नीचे की ओर जाते हैं तो जलयोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। जलयोजन एंथैल्पी का मान घटेगा, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो जलयोजन एंथैल्पी का मान घटेगा। तो सबसे अधिक जो जलयोजन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है? लिथियम की होती है। उसके बाद में किसकी होती है? सोडियम की होती है। उसके बाद में किसकी होती है? पोटेशियम की होती है। उसके बाद में किसकी होती है? रुबिडियम की होती है। और उसके बाद सबसे कम जो जलयोजन एंथैल्पी किसकी होती है? सीजियम की होती है। तो यहां पर यह कह रहा है कि किसकी चालकता कह रहा है ना, किसकी चालकता सबसे अधिक होती है। अगर जलयोजन एंथैल्पी का मान एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है तो चालकता का मान हमेशा क्या होगा? चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये कह रहा है कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? सीजियम की होती है। क्यों होती है? क्योंकि सीजियम की जलयोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। कम होने के कारण इसकी चालकता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ये आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पास रखे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है? न्यूनतम होती है। जलयोजन एंथैल्पी न्यूनतम किसकी होती है? अधिकतम किसकी होती है? लिथियम की अधिकतम होती है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, और छोटे आकार के कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है? लिथियम की अधिकतम होती है। और सीजियम की जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। लिथियम की क्या होती है? इसकी तो अधिकतम हो जाएगी। लिथियम की क्या होती है? अधिकतम होती है। और सीजियम की क्या हो जाती है? सबसे कम जलयोजन एंथैल्पी होती है, वो सीजियम की होती है। चालकता सीजियम की सबसे अधिक होगी, लेकिन जलयोजन एंथैल्पी सीजियम की सबसे कम होती है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सफेद फास्फोरस के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाने पर फॉस्फीन फास्फोरस यौगिक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो इसको एक बार थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं।
ये जो अभिक्रिया होती है किसकी, सफेद फास्फोरस का सूत्र क्या होता है P4, और उसकी क्रिया किससे करवाई है, NaOH से करवाई जाती है। सफेद फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की क्रिया किससे करवाई जाती है, NaOH से करवाई जाती है। और इसका क्या करवाया जाता है, जलीय विलयन से क्रिया करवानी है। जलीय विलयन से जब भी क्रिया करवाई जाती है, एक क्या बनता है, PH3 बनता है। क्या बनता है, PH3 बनेगा। उसके साथ में आपका क्या बनता है, उसके बाद में उसके साथ में 3NaH2 बनेगा। और उसके साथ में क्या बनता है, उसके साथ में जो आपका बनता है वो क्या बनेगा, उसके साथ में PO2 माइनस, PO2 माइनस बनता है। ये आपका इस अभिक्रिया के अंदर बनता है। ये कह रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया कौन सी होती है, ये अभिक्रिया यहां पर इसका देखो -3 ऑक्सीकरण अवस्था, और इसकी कितनी, -1 ऑक्सीकरण अवस्था, -3 -1 कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, असमानुपातन अभिक्रिया होती है। और असमानुपातन अभिक्रिया क्या कहती है कि किसी अभिक्रिया के अंदर जब दो तत्व, एक जैसे तत्व होते हैं, एक ही तत्व होता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक या 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, तो उसके अंदर वो कौन सी अभिक्रिया होती है, असमानुपातन अभिक्रिया होती है। तो यहां पर श्वेत फास्फोरस के जलीय विलयन को NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर फॉस्फीन का निर्माण होता है, फॉस्फोरस युक्त यौगिक का निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा एक फॉस्फोरस युक्त यौगिक बनता है। और यहाँ ये जो अभिक्रिया होती है वो असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। NCERT की आप लाइन टू लाइन देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, KMnO4 और Na2S4, Na2H2O3, ये KMnO4, KMnO4 के अंदर Mn की, और यहां पर Na2H2O3 के अंदर सल्फर की। यहां देखिए KMnO4 के अंदर 1 + x - 8 = 0, x बराबर कितनी हो जाएगी, प्लस की 7 हो जाएगी। Na2H2O3 के अंदर देखो यहाँ 2 + 2x - 6 बराबर 0, यहाँ हो जाएगी 2x बराबर 4, x बराबर कितने हो जाएगी, 4/2 बराबर कितनी आ जाएगी, 2। x यहाँ पर Mn की कितनी आ गई, 7, और S2 की, सल्फर की कितनी आएगी, यहाँ पूछी किसकी, Mn और S की पूछी है, 7 और +2। राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, A हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः आवर्त सारणी में आवर्त में तत्व परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का अधिकतम मान क्या हो जाता है, आवर्त के अंदर ऑक्सीकरण संख्या का अधिकतम मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक आवर्त के अंदर ऑक्सीकरण संख्या का अधिकतम मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था का मान भी बढ़ जाता है। तीसरे आवर्त के अंदर, जो थर्ड आवर्त होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 से लेकर +7 तक पाई जाती है। +1 से लेकर +7 तक होती है। कौन से आवर्त में, थर्ड आवर्त के अंदर। तो यहां पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का अधिकतम मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। +1 से लेकर +7 तक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसको करने से देखिए, इसको एक बार हटा लेते हैं, ये हट गया, ठीक है। देखिए इसके उसको 22 ग्राम CO2 के समान, 22 ग्राम CO2 के समान CO में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं के भार का क्या होगा, इनका ऑक्सीजन परमाणुओं का भार क्या होता। देखो इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो 22 ग्राम CO2 के समान CO में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताने के लिए अगर आप देख सकते हो तो यहां पे देखिए 22 ग्राम CO2 में यहां पर कितने हैं, 22 ग्राम CO2 दी हुई है। 22 ग्राम CO2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं। कितने होते हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या कितनी है, 2 मोल होती है। देखो ये CO2 के अंदर कितने मोल हो गए, 2 मोल हो जाते हैं। कितने मोल हुए, 2 मोल हो जाते हैं। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, CO2 का अगर आप मोलर द्रव्यमान देखते हो तो कितना होता है, 22 ग्राम 44 ग्राम होता है। कितना होता है,
44 ग्राम होता है किसका, CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है। उसके बाद कितने मोल, 22 ग्राम CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 22 ग्राम CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 44 ग्राम हो गया। और उसके बाद में 2 मोल, तो यहां पर 0.5 मोल किसका हो जाएगा, 44 ग्राम का 0.5 मोल हो जाता है। और उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल होंगे वो कितने हो जाते हैं आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल होंगे वो कितने होंगे, 16 ग्राम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर अवोगाद्रो का नियम जो होता है वो लग जाता है। और अवोगाद्रो के मोल के नियमों का अनुसार अगर इसमें जो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो मोल का बाहर निकालना होता है वो कितना आता है, 16 ग्राम आता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भेज रखा है। इस क्वेश्चन को 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले करवा रखा है, जो मेरे ऑफलाइन वाले साथी से उनको भी मैंने भेज रखा है और ऑनलाइन वालों को भी मैंने भेज रखा है। और आज भी मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ भेजूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला मामला है, तो कैलकुलेशन करेंगे तब तक तो टाइम भी निकल जाएगा। तो ये इसको मैं आपको करके व्हाट्सअप के ऊपर भेज दूंगा या फिर टेलीग्राम के ऊपर मैं आज इस क्वेश्चन को 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको डाल दूंगा, क्योंकि आपको इसमें कैलकुलेशन करनी होती है और कैलकुलेशन यहाँ करने बैठ गए तो फिर टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में है नहीं, थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है इसको। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ये होता है, कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या नहीं करता है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल सत्य है। और परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं करता है, विकल्प ए और विकल्प 2। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है वो किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता है और किसी परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है 45 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से संबंधित ऊर्जा की गणना जूल में करिए। प्लांक के स्थिरांक दे रखा है। अगर आपको ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर आपको ऊर्जा ही निकालनी है तो फिर आप क्या देखोगे, जैसे मैं इसको अगर करवाता हूं, कौन सा नंबर का है, 39 नंबर का है। तो इसको कैसे करना है, इसको अगर आप देखते हो तो आपको क्या निकालनी, ऊर्जा। ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, देखते हैं इधर, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। आपको ऊर्जा ही निकलनी है तो ऊर्जा का मान इस फॉर्मूले के द्वारा आप इसका मान निकाल सकते हो। ई, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर न्यू आवर्ती का मान दिया हुआ है क्या, एच न्यू नहीं, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। ऐसे देखो ना, ये एच सी अपॉन लैम्डा होता है। एच सी मतलब प्रकाश की चाल होती है। एच का मान कितना होता है, 6.62 गुणा 10 की घात 23 होता है, वो 10 की घात -34 होता है, वो एच का मान हो जाएगा। कहाँ गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके किसका मान निकाल सकते हो, ऊर्जा का मान बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। एच का जो मान होता है वो 6.36, एच का मान होता है 6.63 गुणा 10 की घात -34, ये -34 गुणा प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर यहाँ पर लैम्डा का जो आपके मान हो जाएगा वो कितना आता है, 45। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किसका मान आ जाएगा, जो आपका मान आएगा, किसका मान आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान आ जाएगा और इसका ऊर्जा का मान आएगा ना। किसका मान निकालने क्या है, आपको ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा आपकी कितनी आ जाएगी, ये मान आएगा अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हो। इसको आप अगर सॉल्व कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपका उत्तर ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी 1.312 की और गुणा 10 की पावर 6 मोल होती है, जूल प्रति मोल होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के n1 से लेकर n2 के बीच में उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है। तो आप ये देख लो कि हाइड्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान यही होता है। हाइड्रोजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ये होता है। और आपको क्या निकालनी है, प्रथम उत्तेजन के लिए n1 से n2 के लिए आपको डेल्टा E का मान निकालना है और डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 निकालनी है तो यहां पर कर दो -1.3
12 बटा 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर गुणा कितना, गुणा 10 की घात 6, और इसको बंद कर दो, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1.312 गुणा 10 की घात 6/1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऊर्जा का मान आ जाएगा, और वो कितनी होती है 9.84 गुणा 10 की घात 9.84 10⁵ जूल प्रति मोल। ये जब आप इसकी कैलकुलेशन कर देते हो तो ये E2 माइनस E1 के फॉर्मूले से ये आपकी निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अगर आपको निकालना है तो लैम्डा बराबर होता है लैम्डा बराबर होता है H/m, और क्या दे रखा है, v, वेग दे रखा है, H/mv हो जाएगा। लैम्डा निकाल दिया। h का मान आपको पता है, h का मान कितना, 6.63 गुणा 10 की घात -34 होता है। तो ये 6.626 गुणा 10 की घात -34 बट्टा m का मान कितना है 0.1 है। ये m का मान दिया हुआ 0.1 गुणा 10, तो ये इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक आएगा। 6.626 गुणा 10 की घात -34 बट्टा कितना आ जाएगा, 1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.626 गुणा 10 की घात -34। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है नहीं, इसलिए हो गया। ठीक है, फिर आगे देखो। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं होता है। ये सिद्धांत हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। सीधा है, इसको इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन तत्वों के लिए ऑफबो सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के टूटने का सही व्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर चेंज आ रहा है, ऑफबो के ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन के भरने में क्रम आ रहा है तो फिर उसमें ऊर्जा को प्रदर्शित, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रम टूट रहा है तो फिर वो प्रदर्शित सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करेगा। कॉपर का कितना होता है, आर्गन 3d10 फॉरस1, और क्रोमियम का कितना होता है, आर्गन 3d5 फॉरस1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। ये ऑफबो नियम को प्रदर्शित, सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि Fe+2 Z बराबर 26 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है। अब देखो, यहाँ पर Fe+2 के अंदर डी में कितने होते हैं, ये होता है आर्गन, ये होता है 3d6 4s2। यहाँ Fe+2 है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये बचेगा आर्गन 3d6 बच जाएगा। ठीक है ना, पीछे 3d6 बचा, मतलब d6 के बराबर कौन नहीं है। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये p के अंदर 6 पड़े हैं तो इसके समान होना चाहिए, p के अंदर 6 पड़े हैं। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये 3p5 आ गया, मतलब समान नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको देखो, Fe+2 का देखो, ये आर्गन 3d6 4s2, डी में कितने आ गए, 6 आ गए,
और डी, ये ना डी इलेक्ट्रॉन पूछा, ये पी इलेक्ट्रॉन पूछा, ये एस इलेक्ट्रॉन पूछा, तो एस में कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए, 1s2 2s2 2p6। ये पी के 6 नहीं पूछा है, एस में 6 पूछा है, तो ये 2s के, ये 2s के, ये 2s के कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी के अंदर 6 पूछा है, तो पी के अंदर 6 नहीं है, पी के अंदर कितने है? 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। डी के अंदर 6 पूछा है, तो डी के अंदर 6 आ रहे हैं। इसमें पी के अंदर कितने पूछे? पी के अंदर कितना पूछा? 10 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितना पूछा? 6 होने चाहिए। नियोन का होता है 1s2 2s2 2p6, ये 2p6 आ गया। इलेक्ट्रॉन के अंदर, यहाँ क्लोरीन के अंदर 2p5 आता है, 2p5 नहीं आना चाहिए, 2p6 आता तो फिर बराबर आ जाता, ये राइट आंसर हो जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर देना है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन दिए हुए हैं कि नाभिक में धनावेश जेड इफेक्ट के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों में अन्य आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं बढ़ती है। बिल्कुल, नाभिक में धनावेश मतलब जेड इफेक्ट के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के आकर्षण में अन्योन्य क्रियाएं बढ़ती है, ये सही है। आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक के संपूर्ण नाभिक मतलब नाभिक की आवेश मतलब जेड इफेक्ट का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक नजदीक उपस्थित होते हैं, इसलिए बाहरी कोष के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर उसके आकर्षण का अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंतरिक, ये सही है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के धनात्मक आवेश के परिरक्षण के कारण धनावेश का प्रभाव कम हो जाता है, ये भी सही है। और नाभिक के निकटतम इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला कुल धनात्मक आवेश क्या कहलाता है? नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अलावा जो दूर के इलेक्ट्रॉन है, अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला कुल धनात्मक आवेश क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश या फिर जेड इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें कौन से सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, 46 का नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ 46 थोड़ा सा और जूम कर लेते, इधर कर लेते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से तटस्थ अवस्था में बदल जाते हैं तो प्राप्त अधिकतम उत्सर्जित रेखाओं की संख्या। अगर आपको रेखाओं की संख्या निकालनी है तो n बराबर होता है n माइनस 1/1/2, है ना। n का मान कितना? 6 है, n बराबर कितने? 6 है, तो बराबर आ जाएगा 6 माइनस n माइनस 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, हाँ गुणा और बट्टे 2, 5 गुणा 6 30, 30 बट्टे 2 कितना हो गया? 15। कितनी आ गई? 15 आ जाती है रेखाओं की संख्या n बराबर 6 के लिए। ये रेखाओं को निकालना है तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n बराबर n माइनस 1/2, 5 गुणा 6, 6 गुणा 5 30, 30 बट्टे 2 कितना हो जाएंगे? 15 हो जाती है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 47 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी? कोष से संबंधित कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो आपको कक्षकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? n का स्कोर कर दो। 3 का स्कोर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्कोर कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर आपके कक्षकों की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाती है। अगर आप n बराबर 3 से कुल निकाल सकते हो तो भी कर सकते हो। n का मान कितना है? 3 है। n बराबर 3 के लिए l के मान कितने हो सकते हैं? l के मान हो सकते हैं 0 1 और 2 हो सकता है। s में एक कक्षक, ये s, ये p और ये d, ये कितना? 1, p के कितने? 3, d के कितने? 5, 5 और 3 8 और 1 9, टोटल कक्षक कितने हो गए? 9 हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पूछे कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने? d 5 दूनी 10, और फिर 2n², 10, p के अंदर 6, 3p कक्षक, और इसके अंदर 2, टोटल कितने हो गए? 18। तो ये हो जाएगा 2n², तो होता है 2 गुणा n का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 गुणा कितने होगा? 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आवर्त में
जल्दी से कर देते, लाइट चली जाएगी। आवर्त सारणी में छठवें आवर्त में 14 तत्व और सातवें आवर्त में भी कितना तत्व, 14, और ये वाले 14, ये 14 कौन होते हैं, लेंथेनॉइड होते हैं, और ये 14 कौन होते हैं, एक्टिनॉइड होते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं। छठे आवर्त के तत्व होते हैं वो लेंथेनॉइड होते हैं, और सातवें के कौन से होते हैं, एक्टिनॉइड होते हैं। आगे देखो, फिर उसके बाद में फिर है 3s, हाँ 3s और 3p कक्षक क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक बढ़ते हैं। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होती है, इस आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कहां से कहां तक, तीसरा आवर्त, सोडियम से लेकर आर्गन तक। सोडियम से लेकर तीसरा आवर्त कहां से कहां तक होता है, सोडियम से लेकर ऑर्गन तक अपन देखते हैं तो तीसरा आवर्त होता है। और इसमें उपस्थित टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, अगर आप देखोगे उसके अंदर टोटल आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी आती है, 8 आ जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इसको और जूम करके देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो के अंदर 50 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, अगले 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाऊंगा। ये कह रहा है कि सामान्यतः किसी परमाणु की द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी। द्वितीय आयनन एंथैल्पी कितनी होती है, देखो एक प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सोडियम है और दूसरा कौन सा है, ये Na+ होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। और ये होता है 1s2 2s2 2p6, या 3 कक्षाएं या 4 कक्षा। आकार छोटा किसका है, Na+ का आकार छोटा है, तो किसी तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, अगर फर्स्ट Ip है तो उसका मान क्या होगा, सेकंड Ip से क्या होता है, कम होता है। सेकंड Ip से क्या होता है, सेकंड Ip का मान ज्यादा होता है, प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होता है। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम होता है। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा द्वितीय आयनन एंथैल्पी से क्या होता है, कम होता है। द्वितीय का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी क्वेश्चन आपको 50 समझाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए पूरे क्वेश्चन बताए हैं। अगले 50 क्वेश्चन एक और वीडियो में लेके आऊंगा, और फिर अगले 50 क्वेश्चन 3 वीडियो के अंदर ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।